नमस्कार साथियों, मिशन पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम के माध्यम से जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल्स आपको द हिंदू, राष्ट्रीय दैनिक जागरण के जनसत्ता, राष्ट्रीय संस्करण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, इन तमाम अखबारों के जो इम्पोर्टेंस आर्टिकल है उस पर चर्चा करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए ये जो आर्टिकल्स से सवाल बनते हैं सीधे आपको एग्जाम में ही टकराएंगे। तो सबसे बेहतरीन पढ़ने की एक तरीका होती है कि जो डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम है उसके इम्पोर्टेंस आर्टिकल पर ध्यान दिया जाए। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंस जो आर्टिकल्स आपको द हिंदू से हम लोग लिए हैं वो पहला आर्टिकल्स है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचांक 2021 को जारी किया गया है। इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। तो इस इंडेक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस इंडेक्स के माध्यम से यह बताने की कोशिश की जाती है कि किस देश में आर्थिक रूप से व्यापार करने में अधिक स्वतंत्रता सिंगापुर को मिला है। सिंगापुर को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है जिसका स्कोर 89.7 है। 100 पूर्णांक में 89.7% हासिल करने का काम सिंगापुर किया है। दूसरे स्थान पर आपको न्यूजीलैंड है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। भारत का इसमें स्थान 121 है जो भारत 56.5 अंक के साथ 121वें स्थान पर ये रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक एक वार्षिक सूचकांक है जो यूएसए के हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा और द वॉल स्ट्रीट दोनों सम्मिलित रूप से इस इंडेक्स को प्रति वर्ष जारी करते हैं। इस इंडेक्स की शुरुआत 1995 से किया गया है। 1995 से लगातार 2021 तक इस इंडेक्स को अभी तक जारी किया गया है। तो ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो भारत का इसमें क्या स्थान रहा। तो 121 भारत का इसमें स्थान 121 रहा है। इस बात को आपको याद रखना होगा। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किस संस्था के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो यूएसए हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है जो 1995 से जारी होते आ रहा है। तो प्रथम स्थान इसमें सिंगापुर को है। सिंगापुर को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे बेहतरीन यहाँ से सवाल बनेंगे कि प्रथम रैंक और भारत का स्थान इसमें क्या रहा, कौन सी संस्था जारी करती है। इन तमाम बातों पर हम लोगों को गौर करना है। ये आज का पहला आर्टिकल्स था डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्रामिंग जो द हिंदू से हम लोग इसको उठा करके लाए हुए हैं। हिंदू का एक बेहतरीन आर्टिकल था आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो अगला हम लोग स्टेप पर जाएंगे। सेकेंड आर्टिकल हम लोग द हिंदू और जनसत्ता के पेपर के सुर्खियों में काफ़ी रहा, वहाँ से इसको लिए हुए हैं। इसमें सब आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल से लेकर के मई के बीच में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस राज्य थे वो आपको पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल का चुनाव काफ़ी चर्चा में रहा। तो इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आपको 2 मई 2021 को हम लोग के सामने आ चुका है। अब उसके बाद से सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। तो सरकार बनाने को लेकर के जो वहाँ कौन सीएम बने, कितनी विधानसभा सीटें थी, इससे सवाल आपको एग्जाम में आएंगे। तो इसको लेकर करके आज के अखबार की सुर्खियों में ये बात काफ़ी चर्चा में रहा कि कहाँ पर किस प्रकार सरकार की गठन हो रही है। तो इन 5 राज्यों में कौन मुख्यमंत्री होंगे, उनकी विधानसभा की सीट क्या है, वहाँ पर कौन सी पार्टी कितनी सीट पर विजय प्राप्त की, इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पश्चिम बंगाल को लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 294 सीट था। टोटल सीट एमएलए सीटों की संख्या 294। और आपको मालूम होना चाहिए कि मोनोकैमरल यहाँ पर एक कैमलर व्यवस्था ही है। मात्र एक ही विधानसभा, केवल विधानसभा देखने को मिलेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर। एमएलसी की व्यवस्था नहीं है, जिसमें से टीएमसी 213 सीट पर जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी 213 सीटों पर विजय प्राप्त की। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी विधानसभा के अंदर बहुमत प्राप्त करने के लिए हमको n/2+1 की फार्मूला पर काम करना होगा। यानी कुल विधानसभा सीटों के आधे से एक अधिक अगर कोई पार्टी चुनाव सीट जीत लेती है तो उसकी सरकार का गठन हो जाती है। तो यहाँ पर टीएमसी को 213 सीट मिला, यानी स्पष्ट बहुमत के साथ टीएमसी सरकार में वापसी की है। बीजेपी को एक बेहतरीन बढ़त मिला। जो पहले बीजेपी बहुत माइनर सीटों के साथ वहाँ पर विजय प्राप्त की थी, अब 77 सीट भी उसको यहाँ पर प्राप्त हो। कांग्रेस का प्रदर्शन फिर खराब, मात्र 0 सीट, एक भी सीट नहीं जीत पाया कांग्रेस। तो इस तरह से ममता बनर्जी पुनः बंगाल की
मुख्यमंत्री बन चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि खुद नंदीग्राम से जो हॉट सीट माना जा रहा था पूरे पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतर्गत, वहां से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के द्वारा हरा दिए गए हैं। तो इस तरह से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, लेकिन फिर भी वो पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनेगी। इसके लिए आपको एक पॉलिटी का आर्टिकल्स है, पॉलिटी से थोड़ा सा हम लोग को इंटरलिंक करना होगा। पॉलिटी के अनुच्छेद आर्टिकल्स 164 के सेक्शन 4 के तहत यह व्यवस्था किया गया है कि कोई भी मंत्री बिना चुनाव जीते मंत्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम उसको 6 महीना के अंदर एमएलए या एमएलसी कोई भी चुनाव जीतना होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर केवल एमएलए का व्यवस्था है। तो इस तरह से हर हाल में ममता बनर्जी को 6 माह के अंदर आर्टिकल 164 के सेक्शन 4 के तहत पुनः निर्वाचन करा करके उपचुनाव करवा करके एक सीट पर चुनाव जीतना होगा। तो इस तरह से आपको आर्टिकल 164 के सेक्शन 4 को ध्यान में रखना होगा। टीएमसी कितने सीटों पर चुनाव जीती इसको ध्यान में रखना होगा। बीजेपी का कितना सीट प्राप्त हुआ इसको ध्यान रखना होगा। और कौन सी सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, नंदीग्राम का सीट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरे जो स्टेट है तमिलनाडु है, दक्षिण भारत की राज्य है। यहाँ पर 234 विधानसभा सीट है। 234 विधानसभा सीट में डीएमके जो एमके स्टालिन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी 132 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ और कांग्रेस 18 सीटों पर। इस तरह से दोनों ने मिल करके यूपीए की सरकार वहाँ पर बन चुकी है। कांग्रेस अलायंस डीएमके और कांग्रेस अलायंस की सरकार बन चुकी है और एमके स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। जो पार्टी डीएमके के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको एमके स्टालिन हैं और वही यहाँ पर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार थे। और इस तरह से एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तीसरा जो स्टेट है वो असम है। असम में 126 विधानसभा सीट है। 126 विधानसभा में एनडीए प्लस यानी बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी ने मिलकर के सरकार बना लिया। और हिमंत बिस्व शर्मा जो सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे, हिमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार बनी, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। चौथा जो स्टेट है जो केंद्र शासित प्रदेश है और पुडुचेरी, पहले इसका नाम पांडिचेरी था लेकिन राज्यों के नाम में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इसका नाम पुडुचेरी हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति चुनाव में मात्र 2 ही केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी के पास ही केवल एमएलए की व्यवस्था है यानी विधानसभा है। इसीलिए पुडुचेरी और दिल्ली के विधानसभा सदस्य ही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर भी एएनआरसी एक क्षेत्रीय पार्टी और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन ने चुनाव जीत लिया है। सीएम रंगास्वामी होंगे, नए जो सीएम होंगे रंगास्वामी होंगे। तो इस तरह से इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। केरल जो लेफ्ट विंग के लिए गढ़ माना जाता है, उसमें 144 सीट, टोटल 144 सीट था, जिसमें सीपीएम को 62, एलडीएफ और यूडीएफ ने मिलकर के सरकार बना लिया है, जिसमें सीएम की विजन फिर सीएम होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरह से 5 राज्यों के चुनाव की ब्यौरा था। आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपको द हिंदू से लिया गया है जो काफ़ी चर्चा में रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 का दौर चल रहा है। इस दौर में सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के है। ऑक्सीजन सप्लाई सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आज देखने को मिलता है। वैसी परिस्थिति में देश के अंदर ऑक्सीजन को लेकर के एक बड़ी चिंता की बात थी। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 12 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का गठन किया है जो काफ़ी चर्चा में रहा। इसमें 12 सदस्य होंगे। 12 सदस्य में 10 आपको एक्सपर्ट डॉक्टरों को रखा गया है। एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं अपने फील्ड के उनको रखा गया है। 2 सदस्यों में स्वास्थ्य सचिव को रखा गया है। तो इस तरह से ये 12 जो सदस्य वाले सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स हैं वो ऑक्सीजन सप्लाई को देश में मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई को राज्य और केंद्र के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 सदस्यों वाली टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें कितने सदस्य थे और इस सदस्य में किस फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं। इन तमाम बातों पर आपको गौर करना होगा। और स्वास्थ्य सचिव अभी कौन है इस चीज़ को भी देखना होगा। और इसका मकसद क्या है, तो ऑक्सीजन सप्लाई को पूरे देश के अंदर हैंडल करना, ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरे देश के अंदर हैंडल करना। चूँकि पूरे पैंडेमिक्स के अंदर जो कोविड-19 पैंडेमिक्स हुआ
उसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन सप्लाई को ही लेकर के था, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरह से आयोग का गठन किया गया। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर इसको हम पॉलिटी के सेक्शन से जुड़े तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म के चैप्टर से रिलेशन रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई पर करना एक्सिक्यूटिव का काम है और लेजिस्लेटिव का काम है, लेकिन ये एक्सिक्यूटिव इस काम में सफल न होकर करके इस काम को जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत जुडिशरी को करने पड़ रहा है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यह भारत के अंदर न्यायिक सक्रियतावाद का एक बेहतरीन उदाहरण है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो काम यहाँ के एक्सिक्यूटिव को करना था वो काम यहाँ के जुडिशरी कर रहा है। तो इस तरह से ये न्यायिक सक्रियतावाद का एक बेहतरीन उदाहरण आपको देखने को मिलता है। अगर न्यायिक सक्रियतावाद की हम लोग बात करें तो भारत के संविधान के अंदर जुडिशरी को ऐसी पावर तो नहीं दिया गया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे ऐसे संविधान के अंदर आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 131, आर्टिकल 143, आर्टिकल 132, इन तमाम आर्टिकल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जुडिशरी ने एक विशेष पावर हासिल कर लिया है, जिसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम से बोलते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के 3 अंग हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये 3 अंग है, प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है, अपने क्षेत्र में लोग काम करते हैं। एक्सिक्यूटिव का काम मैनेजमेंट को देखना है, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, जुडिशरी कानून को पालन करने में जो गड़बड़ी होती है उसको देखभाल करता है। लेकिन कभी कभी एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपने काम को करने में ईमानदारी नहीं बरतते हैं, तब जाकर के जुडिशरी को एक्टिव होना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट जुडिशरी एक्टिविज्म के नाम से जाना जाता है, जो आपको कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार जो निर्णय लिया जा रहा है वो जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि इसको एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, कभी कभी जुडिशियल एक्टिविज्म सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में इसको पॉजिटिव वे में हम लोग देख सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कोविड-19 की दौर है, वैसी परिस्थिति में बहुत सारे जो सिस्टम के अंदर सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के था, और बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को यह हिदायत दिया जा रहा था कि आप ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के रिपोर्ट जारी करें। तब जाकर के अंततः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 सदस्य वाले टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो इस तरह से इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा अगर आपको जो इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से एग्जाम में जोड़ करके अगर हम PCS की मेंस की बात करें तो आपको जुडिशियल एक्टिविज्म जो काफ़ी जो हॉट टॉपिक्स है चर्चा में रहा, ये आपको एग्जाम में सवाल यहाँ से बनने की गुंजाइश दिखता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पॉलिटी के सेक्शन में जाकर के जुडिशियल एक्टिविज्म को आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से आपका हिंदू पेपर का ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे, अभी हाल ही में DCGI ने, आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो पूरे देश के अंदर ड्रग्स को अनुमति देता है, अप्रूवल देता है, वो DCGI ने DRDO के द्वारा एक वैक्सीन का निर्माण किया गया। DRDO के साइंटिस्ट के द्वारा उस वैक्सीन का नाम था 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल दे दिया है आपातकालीन यूज करने के लिए, आपातकालीन इस्तेमाल करने के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम का जो वैक्सीन है इसको अप्रूवल दे दिया गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि DRDO के वैक्सीन का क्या नाम है। तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम के जो वैक्सीन है उसको DRDO के साइंटिस्ट ने मिलकर के तैयार किया है। जहाँ तक DRDO की बात करें तो DRDO एक रक्षा अनुसंधान संगठन है, रक्षा अनुसंधान संगठन है, जिसकी स्थापना 1958 को हुआ था। 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। अगर अभी हम DRDO के चेयरमैन की बात करें तो जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। जी सतीश रेड्डी DRDO के चेयरमैन हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एग्जाम में आएंगे। जी सतीश रेड्डी से संबंधित सवाल। दूसरी सबसे बड़ी, इसकी गठन कब हुआ, और जो वैक्सीन अभी बना है इस वैक्सीन को लेकर के भी आपको सवाल यहाँ पर आएंगे। और अप्रूवल देने वाली कमेटी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कोविड-19 से संबंधित ये चीज़ें था। अभी अखबार की सुर्खियों में सबसे ज़्यादा कोई चर्चा में शब्द है तो वो कोविड-19 रहा है।
क्योंकि पूरे देश के अंदर कोविड-19 को लेकर के जो लॉकडाउन लगा हुआ है आपको मालूम है। ऐसी परिस्थिति में तमाम पठन पाठन के जो कार्य हैं, शैक्षणिक कार्य हैं, उस पर रोक बंद है। कुछ लोग नकारात्मकता विचारधारा से ग्रसित हो गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं कि आगे क्या होगा। तो इस तमाम बातों पर हम लोगों को गौर नहीं करना है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए और 2-3 माह के बाद जो पैराडेमिक्स है वो भी खत्म हो जाएगा और फिर मेरे पास सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी होगी। और इस बेरोजगारी से हम लोग को जीतने के लिए कंपटीशन परीक्षाओं में बैठना ज़रूरी होगा। तब जा कर के हम लोगों को तैयारी पर भी विशेष फोकस करना होगा। और जो हो रहा है उसको होने दीजिए। जो सरकार की गाइडलाइन है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हुए लोग गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको पालन करना ही हम लोग का इस पैराडेमिक्स में कर्तव्य बन जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। DRDO के जो वैक्सीन है 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज, इसको सरकार की जो अथॉरिटीज है DCGI ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज के जो रासायनिक सूत्र है ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसको भी हम लोग देखने की काम करेंगे। तो यहीं पर इस अखबार के सुर्खियों में काफ़ी चर्चा में रहा निसार उपग्रह मिशन। इस मिशन की अगर हम लोग खासियत की बात करें तो अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा प्लस इसरो की संयुक्त मिशन है। इस मिशन पर दोनों स्पेस एजेंसियों ने 2014 से मिलकर करके काम कर रहे हैं। 2014 से एजेंसी मिलकर के काम कर रहे हैं और इस निसार उपग्रह मिशन को 2022 में श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष स्टेशन से इसको 2022 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस बात पर भी आपको फोकस करना होगा कि कब इसको लॉन्च किया जाएगा। और चूँकि ये चर्चा में इसलिए क्योंकि नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, दोनों मिलकर करके ही निसार प्रोजेक्ट को पर काम कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा चर्चा में इसी वजह से बना हुआ है, क्योंकि नासा के साथ इसरो का पहला कॉम्बिनेशन है जिसके माध्यम से निसार उपग्रह को लॉन्च किया जा रहा है। निसार उपग्रह पृथ्वी के सतह पर होने वाली घटनाओं पर आपको ध्यान केंद्रित करेगा और इससे संबंधित जानकारी देगा, जैसे हिमस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, स्नो स्लेडिंग, इन तमाम जो घटनाएं पृथ्वी के लैंडस्केप पर घटित होते हैं, इस पर आपको ये फोकस करेगा निसार उपग्रह मिशन। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नासा और इसरो का एक संयुक्त मिशन है, इसी का नाम है निसार उपग्रह मिशन। तो यहीं पर इस आर्टिकल को हम नेक्स्ट आर्टिकल हम द हिंदू पेपर से लिए हुए हैं। इस आर्टिकल्स को अगर इंटरलिंक करने की बात किया जाए तो ये आपको UPSC, BPSC, तमाम PCS एग्ज़ामों के साइंस एंड टेक से रिलेटेड टॉपिक्स है, जिसमें काफ़ी चर्चा में रहा, जो पूरे देश के अंदर सुर्खियों में रहा, पूरे विश्व के अंदर सुर्खियों में रहा। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि चीन की रॉकेट जो लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5B, जो स्पेशल स्पेस मिशन पर काम कर रहा था। अगर ये सक्सेस हो जाता तो चीन कुछ ही दिनों में मानव को अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने में कामयाब हो जाता। हालांकि दुर्भाग्यवश ये मिशन सक्सेस नहीं हुआ और चीन की जो लॉन्चर रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5B, इस बात को ध्यान में रखना है, इसके नाम को आप लोग याद रखिएगा, लॉन्ग मार्च 5B। ये आपको बीच में ही अनसक्सेस होकर करके हिंद महासागर में मालदीव देश के पश्चिम साइड में ये गिर चुका है। इस बात को ध्यान में रखना। खुदा का शुक्र है कि ये जो लॉन्च मार्च 5B रॉकेट है किसी देश के ऊपर नहीं गिरा, नहीं तो बड़े पैमाने पर जनमाल की क्षति होती। तो इस बात को ध्यान में रखना है। मालदीव के पश्चिम साइड में इस रॉकेट का फ्लो डाउन हुआ है और इस रॉकेट का नाम क्या है, लॉन्ग मार्च 5B। ये सबसे इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आर्टिकल है जो काफ़ी चर्चा में रहा अखबार की सुर्खियों में। उड़ीसा में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। उड़ीसा के पारादीप शहर के अंदर पारादीप में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया गया है। इसकी कार्य प्रक्रिया जारी है और ये आपको IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड और उड़ीसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाद MOU साइन हुआ है। MOU पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। MOU जो काफ़ी चर्चा में रहता है, जैसे भारत और अमेरिका के बीच अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर भी अखबार में आप हमेशा देखते होंगे कि MOU साइन किया गया है। तो MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको लेकर के IOCL जो भारत के धर्मेंद्र प्रधान जी के नियंत्रण में, जो कि ये पेट्रोलियम संसाधन मंत्री हैं, और OIDA जो नवीन पटनायक उड़ीसा का मुख्यमंत्री, इनके नियंत्रण में, दोनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से MOU सिग्नेचर किया गया है।
तो इस तरह से उड़ीसा के पारादीप में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बहुत हॉट टॉपिक से एग्जाम में इसको आपको आने की प्रबल संभावनाएं हैं कि प्लास्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, तो उड़ीसा के पारादीप में प्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरह से आज के जो हिंदू एडिटोरियल और तमाम अखबारों के जो एडिटोरियल का इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स है वो खत्म होते हैं। और एक बात पर आप लोग गौर कीजिएगा कि पेपर के अंदर बहुत सारे सूचनाओं को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग सूचनाओं की क्रांति में जी रहे हैं, सूचना क्रांति की दौर चल रही है। लेकिन कुछ सूचना ऐसी होती हैं जो भ्रांतियां पैदा करती है, र्यूमर्स होते हैं, उस र्यूमर्स पर ध्यान नहीं देना है और ऐसी सूचनाओं को हमको गेन करना है और दिलो दिमाग में सजो करके रखना है जो हम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट सूचना है उसी को हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम के माध्यम से एनालाइज कर रहे हैं, जो आपको सीधे एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलने को देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमको वैसे ही सूचनाओं पर विशेष फोकस करना है जो हम लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस हो, और तमाम जो सूचना है उसको आपको अलग कर देना है। वैसी सूचना जिसका हमारे एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं, वैसी सूचनाओं पर हमको गौर नहीं करना है। तो इस तरह से आज का ये प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।